हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और लैकोपेरोन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है बेटा, क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट है यानी कोई बड़ा ही कुछ काम हुआ है, कुछ ऐसा है। चलो देखते हैं इसके बारे में कि क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो बेटा, जो जनरल हमारी सेल है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसके ऊपर काफ़ी सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हम नॉर्मली काउंट नहीं करते। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वही हुआ कि उस जीनोम की सीक्वेंसिंग देखी गई कि उसका जो सीक्वेंस है वो कैसा है, कि सीक्वेंस कैसे रीड करेंगे। बेस पेयर्स का अरेंजमेंट है, डीएनए के ऊपर बेस पेयर्स प्रेजेंट है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस बेस पेयर की उन्होंने क्या की, सीक्वेंसिंग की। तो वो सीक्वेंसिंग कहाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर उसकी सीक्वेंसिंग की। तो ये कोई एकदम छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हुआ। इसको हम बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, एक मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं हम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसमें कितने ईयर्स लगे थे? 13 ईयर्स लगे थे। कितने ईयर्स लगे थे? 13 ईयर्स। और 13 ईयर्स लगने थे, 13 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट था, पर भी कंप्लीट नहीं हुआ 13 ईयर्स में भी। कब स्टार्ट हुआ था? ईयर 1900 के अंदर। कंप्लीट कब हुआ? 2003 में होना था ये कंप्लीट। 13 ईयर हो गए, हुआ कब? 2006 के अंदर। चलो अपन बात करते हैं वन बाय वन। जीनोम क्या होता है बेटा? जीनोम होता है हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब अपन बात करते हैं, एजीपी was launched in year 1900। ठीक है, इट वॉज ए मेगा प्रोजेक्ट। इट वॉज ए मेगा प्रोजेक्ट। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। ठीक है बेटा, क्यों? काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। अभी अपन इसका रीजन देखते हैं कि क्यों हमने इसे मेगा प्रोजेक्ट बोला। ठीक है, ये 1900 में स्टार्ट हुआ। कंप्लीट कब होना था बेटा? टू बी कंप्लीटेड इन ईयर 2003। 2003 के अंदर ये कंप्लीट होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये कंप्लीट कब हुआ? कंप्लीट इन ईयर 2006। कंप्लीट इन ईयर 2006। एक जो जीनोम था, क्रोमोसोम फर्स्ट की जो सीक्वेंसिंग थी, क्रोमोसोम फर्स्ट की जो सीक्वेंसिंग थी वो कब हुई? 2006 के अंदर कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसकी कॉस्ट क्या लगी। भाई सीधी बात है, प्रोजेक्ट है कोई काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें कुछ पैसे भी लगे होंगे। तो अब अपन पैसों की बात करते हैं कि ये जो काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट था, इसके अंदर बेटा एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग के लिए कितने रुपए लगे? एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग के लिए $3 लगे। ठीक है, और ह्यूमन जो जीनोम होता है वो एस्टिमेटेड होता है 3 × 10⁹ बेस पेयर से मिलके बना होता है। तो इसकी सीक्वेंसिंग में लगभग टोटल जो कॉस्ट आनी थी वो थी $9 बिलियन। $9 बिलियन। $9 बिलियन। ठीक है बेटा, कितनी थी? $9 बिलियन इसकी टोटल प्राइस लगी। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं कि जो सीक्वेंसिंग थी वो कितनी बड़ी थी। सीक्वेंसिंग की लेंथ क्या थी? सीक्वेंसिंग की लेंथ की बेटा हम बात करते हैं कि जो सीक्वेंस था ACTG, ये कितना बड़ा था, कितना लंबा सीक्वेंस था। तो हम बात करते हैं इसके अंदर। देखो बेटा, एक मैंने बुक ली, अगर एक बुक में कितने पेज हों? 1000 पेजेस हों,
1000 पेजेस, एक बुक के अंदर, इन वन बुक 1000 पेजेस, ठीक है बेटा, एंड एवरी पेज have 1000 लेटर्स, हर एक पेज के अंदर 1000 लेटर हों। तो ऐसी कितनी बुक, ऐसी बेटा कितनी बुक, 3300 बुक्स क्या हो जाती हैं, फुल हो जाती हैं, तब जाके वो सीक्वेंसिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये किताबों में तो ये पॉसिबल नहीं था, तो बेसिकली 100% कुछ सॉफ्टवेयर था जिसकी हेल्प से इसकी क्या की गई, सीक्वेंसिंग की गई, डाटाबेस को रिकॉर्ड किया गया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अलग से वो बनी इसकी, जिसके अंदर इन सॉफ्टवेयर्स को हम रखा जाता है और सब कुछ सारी चीज़ें की जाती हैं बेटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, कि एक सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम सारे डेटा वगैरह को स्टोर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको नोट डाउन करनी है और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, अब अपन आगे देखने वाले हैं गोल्स ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या गोल्स थे। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला गोल था आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए के ऊपर काफी सारे जीन्स प्रेजेंट है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन ट्रांसक्राइब कोड फॉर आरएनए टीआरएनए, जो कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, जीन्स। तो उन जीन्स को आइडेंटिफाई करना इसका एक गोल था। ठीक है, कि कौन सी लोकेशन पे कहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, क्या करता है, उन जीन्स की जब सीक्वेंसिंग के अंदर उसको ये आइडेंटिफाई करना कि ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन डीएनए के अंदर जितने भी 20 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करना। क्या साइज है, क्या लोकेशन है, एक क्रोमोजोम के ऊपर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्रोमोजोम है, इसके ऊपर जो जीन्स का अरेंजमेंट है, तो उनका क्या करना बेटा, सीक्वेंस ध्यान में रखना कि कौन सा जीन है, कितनी साइज का है, किस लोकेशन पे है। तो ये एक उनका एक गोल था। सेकेंड वन हम बात करते हैं, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ऑफ ह्यूमन डीएनए। 3 बिलियन बेस पेयर्स जो कि एक ह्यूमन डीएनए का फॉर्मेशन करता है, उन बेस पेयर्स की जो सीक्वेंसिंग है कि एडेनिन किसके साथ में पेयर हो रहा है, A C T G, ये जो जितने भी बेसेज हैं उनकी जो सीक्वेंसिंग है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। सपोज यहाँ पर बेटा कोई बेस प्रेजेंट है, इस पे कोई बेस प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पर साइटोसिन है, तीन थाइमिन है, फिर वापस ग्वानिन है, तो ये रिपीटेड हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, ये सारे बेटा क्या थे, इसके गोल्स थे। थर्ड वन बेटा अपन बात करते हैं, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। और ये जो इनकी इंफॉर्मेशंस थी कि कौन सी जीन कौन सी पोजीशन पे है, क्या सीक्वेंसिंग है बेस पेयर्स की, इसको सारे को वो एक रिकॉर्ड में रखना चाहता था, डेटाबेस की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में रखना चाहता था, ताकि कोई भी जो टेक्नोलॉजीज हो उनके अंदर उसको यूज कर सके, आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करे। ठीक है। थर्ड वन, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के जो टूल्स थे जिनसे वो डेटा एनालिसिस कर रहा था, डेटा को एनालाइज कर रहा था, उन टूल्स को भी इंप्रूव करना उनका एक गोल्स था। जो जो टूल्स इनके अंदर काम में आ रहे थे सीक्वेंसिंग के अंदर, उनको इंप्रूव करना भी एक इसका गोल था। बहुत सिंपल पॉइंट है। फोर्थ वन इज द ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। यानी क्या बोल रहा है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। यानी ये जो यहाँ से इनको जो सीक्वेंसिंग मिली, जो भी टेक्नोलॉजीज मिली, उनको इसी से रिलेटेड, सीक्वेंसिंग से रिलेटेड, जीनोम से रिलेटेड ही कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं उनके साथ में क्या करना चाहता था, यूज करना चाहता था, ट्रांसफर करना चाहता था। ठीक है, तो ये बेटा कुछ गोल्स थे जो हमने अभी देखे हैं। अब अपन बात करते हैं मेथडोलॉजी की, कैसे उन्होंने सीक्वेंसिंग की, क्या क्या कौन कौन से मेथड्स थे, तो उनके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार बेटा आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी मेथडोलॉजीज हैं जो कि उन्होंने यूज की।
सीक्वेंसिंग के लिए। तो सबसे पहले मेथडोलॉजी के बारे में अपन बात करते हैं कि देखो बेटा ये हमारा कंप्लीट जीनोम है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट जीनोम है। टू अप्रोचेज उन्होंने यहाँ पर यूज की कि इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट है, हो सकता है कुछ कोडिंग है, कुछ नॉन कोडिंग है, कुछ कोडिंग है, कुछ नॉन कोडिंग है, कुछ कोडिंग, कुछ नॉन कोडिंग। तो उन्होंने टू अप्रोचेज को यूज किया। टू अप्रोचेज कौन कौन सी टू अप्रोचेज थी? टू अप्रोच थी उनकी, ठीक है। एक अप्रोच जो थी वो थी कि कंप्लीट जो जीनोम है, दो अप्रोच में से एक जो थी वो ये थी कि कंप्लीट जीनोम को वो क्या कर दे, टैगिंग कर दे, उसके ऊपर टैगिंग करे और फिर उसकी सीक्वेंसिंग करे। क्या हो सकता है? सीक्वेंस। और एक जो था वो क्या, सीक्वेंस ऑफ ओनली कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, ठीक है। ओनली कोडिंग रीजन की ही वो क्या करे, सीक्वेंस करे, उसी के ऊपर वो टैग लगाए कोडिंग, जो कि किसको कोड करता हो, प्रोटीन को कोड करता हो, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करता हो, डीएनए का कोडिंग पार्ट को ही वो क्या करे, टैगिंग कर दे, ठीक है बेटा। सेकेंड वन जो थी कि यहां पे सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट डीएनए, सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट डीएनए, कंप्लीट डीएनए, इसके अंदर इंक्लूड है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग बोथ, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, एंड नॉन कोडिंग। तो जो सेकंड वन है, ये जो सेकंड वन अप्रोच थी बेटा, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी, ये एक्सेप्टेड थी, इसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अपन तो कंप्लीट जीनोम की ही क्या करेंगे, टैगिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे और इसी को अपन यूज में करेंगे। यानी एक तो ये था कि कोडिंग का मतलब है कि जो प्रोटीन को कोड करे, आरएनए को कोड करे, कोड फॉर आरएनए, यानी डीएनए का वह सीक्वेंस जो कोड करे आरएनए और फिर आगे क्या बनाए, प्रोटीन बनाए, ओनली कोडिंग रीजन ऑफ जीनोम। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थी और इसको अपन बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करते हैं कि यहां से इसने क्या किया कि कंप्लीट जीनोम लिया, कंप्लीट जीनोम यहाँ पे लिया, तो ये वाली जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थी, इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट जीनोम है, ये क्या है बेटा, कंप्लीट जीनोम है। और इस कंप्लीट जीनोम को क्या किया उन्होंने, सीक्वेंसिंग कर दी थी। अब इसकी सीक्वेंसिंग एक साथ तो कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग हो नहीं सकती, अब इसके ऊपर किसको एंटर करवाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को एक्ट करवाया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ये क्या करता है, न्यूक्लियस का काम होता है बेटा कट करना। ये इस डीएनए, ये वाला जो डीएनए है, इस डीएनए के ये क्या कर देगा, इसको किसमें ब्रेक कर देगा, काफी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर इसको कट कर देगा। तो इस डीएनए के क्या हो गए बेटा, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में ये डीएनए कट हो गया। अब ये डीएनए जब कट हो गया, यहाँ पर ये डीएनए क्या हुआ बेटा, कट हुआ। ये डीएनए जैसे ही यहाँ पर कट हुआ, कट होने के बाद में फ्रेगमेंट्स में हो गए। ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, इनको ट्रांसफर करना है, इनको ट्रांसफर किया, इनको ट्रांसफर किया कहां पर, या तो ये कोई सेल है, या तो बैक्टीरियल सेल, ये मान लो मैंने कोई सेल बनाई है यहाँ पे, ये मैंने कोई सेल बनाई है, या तो बैक्टीरियल सेल के अंदर, या ईस्ट सेल के अंदर, ईस्ट सेल के अंदर, ठीक है, या ईस्ट सेल, ठीक है। इसके अंदर इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप ये सारी डिटेल अच्छे से ज़्यादा इनका डिस्कशन होगा बेटा। तो इनको यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, वेक्टर की पड़ेगी। वेक्टर की हेल्प से, वेक्टर क्या होता है जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। वेक्टर कौन कौन सा हो सकता है वो YAC हो, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। हो सकता है वो बैक हो,
बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन दोनों में से क्या क्या इसने यूज किया और यूज करने के बाद में यहाँ पे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद में इन्होंने मल्टीप्लाई किया। देन यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स आए हैं, यहाँ पर ये वाले जो फ्रेगमेंट्स आए हैं, इनको क्या किया बेटा, यहाँ से आइसोलेट किया, आइसोलेट किया। और आइसोलेट करने के बाद में ये आइसोलेट हो गए, ये आइसोलेट करने के बाद में यहाँ से इनको आइसोलेट किया। देन इनकी क्या की, सीक्वेंसिंग की। देन इनकी क्या की बेटा, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग। और सीक्वेंसिंग किस मेथड से की, सीक्वेंसिंग की बाय सेंगर मेथड, बाय सेंगर मेथड। ठीक है, सेंगर मेथड से इन ये यहाँ से जो फ्रेगमेंट्स मिले इनकी क्या की, उसने सीक्वेंसिंग की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। यहाँ पे इन्होंने क्या की, जेल के अंदर रन करवाया और सेंगर मेथड के थ्रू सीक्वेंसिंग की। अब ये सेंगर मेथड बायोटेक के अंदर हम डिस्कस करते हैं, आपको यहाँ पे अपन इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कि बस सिंपली आपको ध्यान रखना है कि सेंगर मेथड के थ्रू इसकी क्या की, सीक्वेंसिंग की। अब जो रिजल्ट्स मिले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वो क्या मिले, उन रिजल्ट्स के बारे में बेटा अपन अब डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं था, सिंपली एक जो जीनोम था उसको उन्होंने क्या किया, जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे की। दो मेथड होते हैं सीक्वेंसिंग के, या तो वो हो सकता है ओनली कोडिंग रीजन की सीक्वेंसिंग करें, कोई टैग लगाए, EST वगैरह कुछ भी टैग लगाएगा यहाँ पे। और दूसरा उनके पास में अप्रोच थी कि हो सकता है ओनली वो कंप्लीट डीएनए को ही टैग कर दे, या तो वो कोडिंग रीजन को टैग करे, या फिर वो कंप्लीट डीएनए को जो कोड कर रहा है, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को वो क्या कर दे, टैगिंग कर दे, पूरे के पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग कर दे। तो मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सी थी, जिसके अंदर पूरे जीनोम की ही क्या हो रही है, सीक्वेंसिंग हो रही है। यहाँ पे फिर बेटा डीएनए लिया, डीएनए के ऊपर एंजाइम डालेंगे, क्योंकि पूरे डीएनए को एक साथ अपन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर डीएनए के ऊपर एंजाइम डाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसने क्या किया, डीएनए के को फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया। अब इसको जो ये फ्रेगमेंट्स है इनको ट्रांसफर करना है हमें किसी होस्ट सेल के अंदर। ये जो होस्ट सेल है ये क्या है, होस्ट सेल है। अब वो होस्ट सेल हो सकता है वो ईस्ट की हो सकता है वो बैक्टीरिया की हो। ये बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी करवा सकते हैं अपन, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी हम इसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर की हेल्प से, वेक्टर के डीएनए के साथ में एसोसिएट होकर ये क्या करेगा, इसको क्लोनिंग बनाएगा और काफी सारी इसकी कॉपीज बनाएगा, और देन यहाँ से अपन इसको आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर कौन कौन से यूज हुए, YAC और BAC। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनकी हेल्प से ये यहाँ से आइसोलेट हुए, और आइसोलेट होने के बाद में इनकी सीक्वेंसिंग हुई सेंगर मेथड से। तो हमें जो रिजल्ट्स मिले, जो हम सेल एंड फीचर्स देखते हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं सेल एंड फीचर्स के बारे में, कि क्या क्या सेल एंड फीचर्स यानी क्या रिजल्ट्स देखने को मिले जब उन्होंने सीक्वेंसिंग की जीनोम की, काफ़ी सारे सेंगर मेथड के थ्रू सीक्वेंसिंग की। सबसे पहले डीएनए का पूरा जीनोम लिया, उसको फ्रेगमेंट्स में कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, देन उसको वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर किया किसी होस्ट सेल में, या तो ईस्ट में किया या बैक्टीरियल सेल के अंदर किया, क्लोनिंग करवाई, देन उनकी सेंगर मेथड के थ्रू आइसोलेट करके सीक्वेंसिंग की। तो हमें जब ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के क्या क्या फीचर्स, क्या क्या देखने को मिले, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये बता रहा है कि द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर, कि कितने मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है बेटा। सेकेंड वन इज द एवरेज जीन कंसिस्ट्स ऑफ 3000 बेसेस बट साइज वेरी ग्रेटली with the largest non-human gene being dystrophin at 2.4 million bases। यानी नॉर्मल जीन के अंदर 3000 बेसेस होते हैं, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट जीन है वो कौन सा है, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन का जो जीन है, लोकोमोशन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। डिस्ट्रोफिन जो जीन होता है इसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। अगर बेटा इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए
तो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रोफी क्रिएट हो जाती है, एक तरीके से ऐंठन अकड़ हो जाती है, वो अपने जो फाइबर्स हैं वो फंक्शन नहीं करेगा, यानी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा, तो क्या होगा, डिस्ट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कोज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000। टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड जीन कितने हैं, 30,000 जीन्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल्स। कि जितना भी डीएनए है, जितना भी पूरी पॉपुलेशन का हम ये बात करते हैं कि पूरा जो जीनोम है ये लगभग कंप्लीट, लगभग क्या है, 99.99%, 99.99% क्या है, ये सेम है। ओनली 0.1% ही क्या है बेटा, 0.1% ही, 0.1-2% ही क्या है, डिफरेंट होता है। यानी 99% का जो, अगर हम सेल्स का डीएनए निकालें काफ़ी सारी, तो उनमें जो डीएनए है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं कि ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल, सभी पीपल्स के अंदर सेम मिलेंगे, 1% का डिफरेंस मिलेगा। द फंक्शन आर अननोन फॉर 50% ऑफ जीन्स। जो 50% डिस्कवर्ड जीन्स हैं उनके तो फंक्शन ही नोन नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा उनके, अननोन, उनके फंक्शंस भी नहीं पता। सीक्वेंसिंग के बाद में सारी चीजें हमें पता चलती हैं। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, 2% से भी कम जो जीनोम है वो किसको कोड करता है बेटा, प्रोटीन को कोड करेगा। एंड द रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स टाइम्स। यानी क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है, जैसे ये ACTG, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हो सकता है कि काफी टाइम्स, एक जैसे मान लो कि 1000 बेस पेयर्स है, हो सकता है 1000 जो बेस पेयर्स है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें ये जो सीक्वेंस है हो सकता है कि 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स रिपीटेड हो, कि पहले ही आ रहा है ACTG, देन फिर आ रहा है ACTG, देन फिर आ रहा है ACTG, तो हो सकता है इसका रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, अब ये क्या कर रहा है कि साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस पेयर डिफरेंस, यानी जहां पर सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस है। सपोज मान लो ये राम है, ये श्याम है, ये सीता है, ये गीता है, यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने देखा कि कहीं कहीं पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन है किसी में, यहाँ पे इसी राम के अंदर मान लो ये राम है, ये श्याम है, ये सीता है, तो यहाँ पे राम के अंदर मान लो कि यहाँ पे एडेनिन है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ग्वानिन हो, और यहाँ पे हो सकता है साइटोसिन हो। तो ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस आ सकता है पर्सन टू पर्सन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हर एक पर्सन टू पर्सन वो क्या कर रहा है, वेरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, SNP, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो सारी चीजें हैं आप बायोटेक के अंदर काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि टोटल बेस पेयर कितने होंगे, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। साइज क्या होती है, यहाँ पे जो नॉर्मल जीन के अंदर कितने बेसेज होते हैं, नॉर्मल जीन के अंदर बेटा कितने बेसेज आपको देखने को मिलते हैं, नॉर्मल जीन के अंदर आपको 3000 बेसेज देखने को मिलते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है जीन, डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, 2.4 बिलियन बेस पेयर्स हैं। इस जीन के अंदर म्यूटेशन होने से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कॉज होगा। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड 30,000 जीन्स हैं। ठीक है, 99% जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं सभी पर्सन्स के अंदर। ठीक है बेटा, फंक्शंस आर अननोन फॉर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। 50% डिस्कवर्ड जीन्स का फंक्शन क्या है, अभी तक अननोन है, हमें नहीं पता।
लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, 2% से कम, लेस देन 2% से कम जो जीनोम है वो प्रोटीन को कोड करता है, यानी एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन जो फॉर्म होता है, लगभग और तो सभी सिमिलर है, ओनली 2% जो है वही क्या कर रहा है बेटा, कोड कर रहा है प्रोटीन को। रिपीटेटिव सीक्वेंस स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीट मेनी टाइम्स एंड समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। रिपीटेटिव सीक्वेंस की बात की मैंने कि ACTG है, इसका रिपीटेशन हो सकता है 100 टाइम्स हो सकता है 200 टाइम्स हो सकता है 1000 टाइम्स हो, यानी एक सीक्वेंस के अंदर ये कितनी भी बार क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल बेस डिफरेंस यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला 1.4 मिलियन लोकेशंस पे, यानी कुछ ये मान लो कि ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर 1.4 बिलियन प्लेसेस के अंदर न्यूक्लियोटाइड पे क्या मिले, यहाँ पे चेंजेस मिले, किसी में यहाँ पे है, किसी में यहाँ पे है, मतलब इस नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसी दूसरे पर्सन में वेरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यही है बेटा इसके सेलेंट फीचर्स। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, 2006 के अंदर ये कंप्लीट हुआ। क्रोमोसोम नंबर 1 की जो स्टडी थी वो 2006 के अंदर कंप्लीट हुई ये सीक्वेंसिंग। तो इसी के साथ में अपना कंप्लीट होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये अपन ने सेलेंट फीचर्स देखे, रिजल्ट्स देखे। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में, हम अच्छे से बात करेंगे कहाँ पे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्या इसके यूजेज हैं, डीएनए का फिंगरप्रिंट बनाना, किस तरीके से हम डीएनए की प्रिंटिंग बनाते हैं, इसका मतलब आपको लास्ट तक बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा क्यों हम इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, क्या इसका यूज है। बेटा कोई भी क्राइम सीन सोल्व करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। किसी पर्सन ने किसी का मर्डर किया, मर्डर जिस जगह पे हुआ वहाँ पे कोई सैंपल मिला, उस सैंपल से हमें सस्पेक्ट्स, हमें पता है कि इन 3 में से किसी ने किया है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब हेल्प करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी हेल्प करता है। कोई भी पैटर्निटी टेस्ट, कोई कपल है उसका कोई बेबी है बट वो कह रहे हैं कि हमारा बेबी नहीं है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा सकते हैं कि, या फिर 2 कपल्स के बीच में झगड़ा हो रहा है कि ये हमारा बेबी है, ये हमारा बेबी है, तो जो बच्चा है तो उसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से। बेसिकली होता क्या है, करते कैसे हैं, अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा 99.9% जो बेसेस हैं, 99.9% बेस सीक्वेंस आर सिमिलर। बेस सीक्वेंस जो है वो ह्यूमन का सिमिलर है। ठीक है, 0.1% जो है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। 0.1% ही डिफरेंट है, ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब सैटेलाइट रीजन होता है डीएनए के अंदर, कहाँ कहाँ पे होता है सैटेलाइट रीजन, ये रीजन होता है सैटेलाइट रीजन जिसे हम बोलते हैं, ये टीलोमियर्स पे होता है, सेंट्रोमियर के अंदर होता है, यहाँ पे दोनों साइड ये 2 एंड्स हैं क्रोमोसोम की, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स बोलते हैं। और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। कैसा होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस। इसको बेटा हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इस रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है इसको हम 2 कैटेगरीज, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, एंड इस सैटेलाइट रीजन को सैटेलाइट SATE, सैटेलाइट जो रीजन है इसको अपन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। बिल्कुल साथ साथ चलना है हमें। एक है बेटा मिनी सैटेलाइट और एक है बेटा माइक्रो सैटेलाइट। एक है क्या, माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमने। मिनी सैटेलाइट क्या होता है, मिनी सैटेलाइट होता है कि इसको हम बोलते हैं, कुछ सीक्वेंस होता है, ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर ATCG, तो कुछ ऐसा रिपीटेटिव सीक्वेंस है, अब इसका जो रिपीटेशन है
वो क्या करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है किसी पर्सन के अंदर ATCG का रिपीटेशन 2 बार है, किसी के अंदर 3 टाइम्स है, किसी के अंदर 4 टाइम्स है, किसी के अंदर 12 टाइम्स है। तो यही जो है ये रिपीटेशन है ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, VNTR, और ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। किसी में ये 3 टाइम्स हो सकता है, किसी में 4 टाइम्स हो सकता है, किसी में 5 टाइम हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। माइक्रो सैटेलाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, मिनी सैटेलाइट के बेसिस पे ही हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, ठीक है। काफ़ी 60 बेस पेयर्स के लमसम इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, साइज होती है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कोई भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ गया तो मतलब वो क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, जनरेशन के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन कोडिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन कोडिंग होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, कि हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है बेटा, कि कैसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन स्टेप्स देखते हैं 1 बाय 1 और इनको फॉलो करते हैं। चलो पहले अपन स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि आपको कोई क्राइम सस्पेक्ट मिला, कि कोई एक जगह है जहाँ पे मर्डर हुआ, पुलिस लेकर आई क्या, ब्लड का सैंपल, और उस ब्लड सैंपल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें से DNA आइसोलेट करेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप होगा उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ DNA, आइसोलेशन ऑफ DNA। DNA को कैसे आइसोलेट किया जाएगा, DNA को आइसोलेट किया जाएगा बेटा हाई स्पीड से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाएंगे तो कुछ ऐसी 2 पीक्स देखने को मिलती हैं DNA की। एक होती है मेजर पीक और एक होती है माइनर पीक। एक होती है कैसी पीक बेटा, मेजर पीक, और दूसरी होती है कैसी, माइनर पीक, माइनर पीक। यहाँ पे मेजर पीक और ये है माइनर पीक। ये कैसा होगा, किसकी पीक है, ये बल्कि DNA, और ये वाला मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट वाले रीजन की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले DNA का आइसोलेशन करते हैं। DNA का आइसोलेशन करने के बाद में हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम क्या करेंगे, DNA का फ्रेगमेंटेशन करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या होगा, क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे हमें DNA के क्या मिल जाएंगे, हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA, फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA रन इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक मशीन आती है जिसके अंदर जेल होता है, कुछ इस टाइप की मशीन आती है। ये इसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेटा ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर हमने रन किया, यहाँ पे बैंड्स आएंगे, DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको रन करवाएंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बैंड्स आते हैं, लाइट वाले नीचे और
ज़्यादा साइज वाले ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे इनको रन करवाया, रन करवाने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से जेल से निकाल के इनको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, नायलॉन शीट के ऊपर। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, फ्रेगमेंट्स ट्रांसफ़र टू नायलॉन पेपर, ठीक है। नायलॉन पेपर के ऊपर हम इनको ले लेते हैं। इसके बाद में जो फिफ्थ स्टेप होगा, VNTR प्रोब हम यूज़ करते हैं। प्रोब क्या होते हैं, प्रोब का मतलब आपको पता होगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए हम कहीं भी कुछ निशान लगा देते हैं। तो ये प्रोब किसकी हेल्प से लगाए जाते हैं, ब्लोटिंग की हेल्प से। प्रोब लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लोटिंग। कौन सी ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग करेंगे हम इनकी। और ब्लोटिंग की हेल्प से हम क्या कर देंगे, ब्लोटिंग भी आप बायोटेक में डिस्कस करेंगे। ब्लोटिंग की हेल्प से टैग्स लग जाएंगे जहाँ जहाँ पे VNTR सीक्वेंस है। VNTR सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, कुछ ऐसा आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो हम रैंडमली ही कुछ ऐसे सीक्वेंसेस बनाएंगे जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो जितने भी प्रोब्स होंगे वो सारे जाकर कहाँ बाइंड कर जाएंगे बेटा, VNTR के साथ में बाइंड कर जाएंगे। VNTR जहाँ जहाँ सीक्वेंस है उसके साथ में बाइंड कर जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने VNTR सीक्वेंस है। अच्छा, यहाँ पर इतने का है, यहाँ पे इतने का है, यहाँ पे इतने का है, यहाँ पे इतने का है। ये सारी चीज़ें हमें इस प्रोब की हेल्प से ही पता चलती है कि जो भी हम बैंड्स बनाते हैं कि ये इतने VNTR सीक्वेंस का है, ये इसमें 12 रिपीट्स हैं, इसमें इतने रिपीट्स हैं। वो सारे के सारे किसकी हेल्प से पता चलता है, हमें VNTR प्रोब्स की हेल्प से पता चलता है। तो चलो अपन इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अपन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं 1 बाय 1। अब सीधे सी अपन पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, सीधा अपन अब पॉइंट पे आएंगे और इसको अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपन क्या कर देते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं, लास्ट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो अब अपन इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या किया कि कोई क्राइम सीन की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको एक रूम के अंदर आपको ब्लड सैंपल मिल गया, ब्लड सैंपल आ गया। 2 लोगों पे शक है, या तो राजेश ने किया है या मुकेश ने किया है। कोई भी 2 सैंपल्स आपको मिल गए। अब ये जो दोनों सस्पेक्ट्स हैं, इनसे आप ब्लड लेंगे, ठीक है। उनसे आपने ब्लड का सैंपल लिया, ठीक है। अब उस ब्लड के सैंपल से क्या करेंगे, आप DNA को आइसोलेट करेंगे। आपने DNA को आइसोलेट किया। अब यहाँ पे मैं एक मैप बनाने जा रहा हूँ, उस मैप की हेल्प से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं 2 तरह के क्रोमोसोम, ये A सस्पेक्ट है और ये B सस्पेक्ट है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे बेटा, ये A सस्पेक्ट है, ये B सस्पेक्ट है, ठीक है। इन दोनों में से हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका मैंने लिया बेटा एक क्रोमोसोम नंबर 7, ये मैंने लिया यहाँ पे इसका क्रोमोसोम नंबर 7, ठीक है। ये मैंने इसका लिया क्रोमोसोम नंबर 7 ले लिया। ये कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 7 लिया। और इसका भी मैंने ठीक इसी तरीके से दोनों का क्रोमोसोम नंबर मैंने 7 ही यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। क्रोमोसोम 7 मैंने यूज़ किया है। रिपीट्स यहाँ पे गिन लेते हैं, VNTR 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमें सेकंड एक क्रोमोसोम और लिया, इसमें भी मैंने ये क्रोमोसोम नंबर 7 ही था। A का भी 7 है और B का भी क्रोमोसोम कौन सा है, 7 ही है, क्रोमोसोम 7 ही हमने लिया है, ठीक है बेटा। क्रोमोसोम दोनों का हमने 7 ही यहाँ पर यूज में लिया है। अब यहाँ पे मैं एक मैपिंग बनाने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से एक क्रोमोसोम और हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये दूसरा क्रोमोसोम मैंने दिया, चूज किया, ठीक है बेटा। ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 10 है, ये कौन सा है, क्रोमोसोम 10 है, क्रोमोसोम 10 है, ठीक है बेटा। इधर इसका ले लिया A का, एंड ये इधर वाला भी इसी का हमने ले लिया, दोनों के क्रोमोसोम्स ले लिए हमने। अब अपन एक सेकेंड, अब अपन देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये दोनों का ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1
ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने ले लिया 9, इसको चलो हम ले लेते हैं 1 2। अब यहाँ पे मैं आपके सामने मैपिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम वो मैप बनाते हैं जिसकी हेल्प से इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। ये जेल के अंदर हम रन करवा रहे हैं। एक साइड में है बेटा ये हुआ, ठीक है। इस साइड में अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये यहाँ पे अपन नंबर लिखने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये यहाँ पे अपन ने नंबरिंग कर दी बेटा। नंबरिंग करने के बाद में यहाँ पे अपन इनको इसमें जेल के अंदर रन करवाते हैं फ्रेगमेंट्स को। ठीक इसी प्रोसेस से चलेगा। डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से डीएनए के फ्रेगमेंट्स करते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को हम यहाँ पे रन करवाते हैं। अब जिसके जितने जो फ्रेगमेंट्स होंगे, जितने VNTR सीक्वेंस होंगे, उसके हिसाब से ये यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको नाइलॉन पेपर पे लेते हैं। नाइलॉन पेपर पे लेने के बाद में यहाँ पे इनकी बाइंडिंग होगी। ये A सस्पेक्ट है बेटा और ये वाला B सस्पेक्ट है। A सस्पेक्ट पहला 3, दूसरा 1 2 3 4 5 6, दूसरा बेटा किस पे है, 6 पे है, ठीक है। यहाँ से इसी तरीके से B क्रोमोसोम का लिया हमने, पहला 4 पे है और दूसरा 7 पे है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से ब्लू वाले में A का देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, ये वाला 5 पे है और ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला 10 पे है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये वाला 2 पे है और दूसरे वाला 1 2 3, दूसरे वाला 11 पे है, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से यहाँ पे अपन लेंगे क्राइम पर्सन का क्रोमोसोम की हम बात करते हैं। अब इसको हम बात करते हैं, ये मान लो ये है यहाँ पे क्रिमिनल का सैंपल, जो क्रिमिनल है। अब ये क्रिमिनल का सैंपल है, जहाँ जो हमें ब्लड सैंपल मिला था क्रिमिनल सैंपल है। अब इस सैंपल की जैसे ही हम फिंगरप्रिंटिंग करवाई, इसकी हमने जैसे ही बेटा फिंगरप्रिंटिंग करवाई तो फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या मिला, हमें कुछ ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, ऐसा सीक्वेंस मिलता है, ठीक है बेटा। ये क्रोमोसोम्स हैं और इसके अंदर कौन कौन से हैं, पहला 4 and 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कुछ ऐसा है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ये हुआ इसका क्रोमोसोम नंबर 7 है और ये वाला क्रोमोसोम नंबर 10 नंबर का क्रोमोसोम है और ये 7 नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम देखते हैं फिर से 3 1 2 3, ठीक है बेटा। 1 2 1 और 2 ही हैं और दूसरे वाले के अंदर 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है बेटा। ये क्रिमिनल सस्पेक्ट हमें मिला। अब इसका जो हम फिंगरप्रिंट करवाते हैं, ठीक इसी तरीके से सारे प्रोसेस इसी तरीके से हो रहे हैं। तो इसका जो आएगा बेटा निकल कर वो कैसा होगा कि यहाँ पे इसके जो सस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 7 के पैटर्न्स देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर 7 4 के साथ में और यहाँ पे ये 7 वाले के साथ में। और यहाँ पे ब्लू वाले की बात करते हैं अपन, ये वाला बेटा 2 and 11। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी चीज़ें, लेकिन ये कुछ ऐसे इनकी मैचिंग के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट बताते हैं कि जिसकी मैचिंग जिसके साथ में हो रही है वही क्या होगा, वही क्या होगा, क्रिमिनल होगा। तो ये 11 वाले के सामने है, ठीक है, ये 11 वाले के सामने है। ब्लैक वाला ये 7 वाले, इसके साथ में इसकी मैचिंग हो रही है। तो इन दोनों में से हमें क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है कि ए क्रिमिनल है या बी क्रिमिनल है। तो हम कैसे बता सकते हैं, किसके बेसिस पे बताएंगे, ये जो पेयरिंग है, ये जो मैचिंग है, इसी के बेसिस पे बताएंगे। तो बी जो है वो क्या है बेटा,
क्रिमिनल है, यही क्या है, क्रिमिनल है, और पुलिस ने इसे पकड़ लिया, उसको सजा हो गई। ठीक है, सिंपल सा यही मेथड है। ये क्रोमोसोम्स, ये कुछ नहीं, अपन तो सीधा वहाँ पे अपन पैटर्न्स, क्योंकि ये तो हमने पहले से ही सपोज किए हैं, एक तरीके से हमने मान लिए कि ये क्रोमोसोम 7 लिया, हम तो उसमें से जो सीक्वेंसिंग निकलता है उसका पूरे का ही करवाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे हमने प्रोब्स उसके अंदर रन करवाते हैं, तो जो जो VNTR सीक्वेंस के प्रोब्स हैं, VNTR सीक्वेंस शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं RNA के, अरे शॉर्ट सीक्वेंस ही तो होते हैं, मैंने बताया था 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के सीक्वेंसेज ही तो हैं। तो वही प्रोब्स जो हैं वो कहाँ जाके बाइंड करेंगे, इसके साथ में जो भी फ्रेगमेंट्स आए हैं इन फ्रेगमेंट्स के साथ में जाकर क्या करेंगे बेटा, बाइंड कर जाएंगे। और जहाँ पे वो फ्रेगमेंट्स के साथ में बाइंड करेंगे तो हमें, और उनको क्या कर देते हैं अपन, रेडियो लेबल्ड कर देते हैं। हमें पता कैसे चलेगा, ये बात आप याद रखना, VNTR प्रोब इनको हम क्या कर देते हैं, रेडियो लेबल्ड करते हैं। याद रखना, इनको हम क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड करते हैं, रेडियो लेबल्ड करते हैं। रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स को हम यूज़ करते हैं, और ये रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ में बाइंड कर जाते हैं। और बाइंड करने के बाद में हम, जैसे ही हम मैचिंग करते हैं, इसी तरीके से हम किसी का भी पता लगा सकते हैं। कोई पैटर्निटी केस को भी हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मदर और सन। तो जो सन होगा उनका जो VNTR सीक्वेंस होगा वो मदर या फादर के साथ में थोड़ा मैच कर जाएगा। ठीक है, तो जिसका जो सीक्वेंस मैच करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए।